आयकर का अर्थ। आयकर से आशय आय पर लगने वाले कर से है, यानी ऐसा कर, ऐसा टैक्स जो किसी भी व्यक्ति या संस्था के आय पर लगता है उसे आयकर कहा जाता है। यह कर सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा साल भर कमाए गए धन पर लगाया जाता है। यानी जो आयकर है वह किसी भी संस्था या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी धन कमाया गया है पूरे साल भर उस धन पर सरकार के द्वारा लगाया जाता है। चूंकि यह कर एक प्रत्यक्ष कर है, इसलिए जिस पर यह लगाया जाता है उसी को इसकी भरपाई करनी पड़ती है। यहाँ पे कहा गया है कि आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, तो जिस पर यह कर लगता है यानी इनकम टैक्स जिस पर लगता है उसको ही इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन ए है उस पर टैक्स लगा और उसने क्या किया, अपने टैक्स को शिफ्ट कर दिया बी पर, तो ऐसा नहीं होता है। अगर पर्सन ए पर टैक्स लगेगा तो ए को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। उसका जो भाई बी हो या फिर कोई भी उसका रिश्तेदार हो उसके द्वारा टैक्स नहीं पे किया जा सकता। आयकर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है तथा यह केंद्र सरकार की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो आयकर है यानी जो इनकम टैक्स है वह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जबकि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जीएसटी है उसमें जो भी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट यानी जो राज्य सरकार है दोनों मिलकर लगाते हैं जीएसटी को। और यहाँ पे हमें समझना है कि जो भी आयकर है इनकम टैक्स है वह केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। आयकर की गणना किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा विगत वर्ष में अर्जित कुल आय पर वर्तमान या चालू कर निर्धारण वर्ष में निर्धारित आय की दरों के अनुसार की जाती है और उसी निर्धारण के अनुरूप आयकर भरना होता है। यानी कोई भी संस्था है, कोई भी व्यक्ति है, उसने पिछले वर्ष जितना आय प्राप्त किया है, जितना उसने कमाया हुआ है, उसी के आधार पर, उसी कमाई के आधार पर वर्तमान समय में जो भी कर निर्धारित किया गया है यानी जो भी दर निर्धारित किया गया है, किस रेट से टैक्स लेना है उसी रेट से टैक्स पे करना होता है उस व्यक्ति या उस संस्था को, उस व्यक्ति या उस संस्था को। तो इस तरीके से इनकम टैक्स पे किया जाता है और इस तरीके से इनकम टैक्स का निर्धारण होता है। आगे कहा जा रहा है कि आयकर में ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उसी व्यक्ति को देना होता है जिसकी आय आयकर मुक्त आय की अधिकतम सीमा से अधिक है। यानी आयकर मुक्त आय सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। एक सीमा होती है जिस सीमा तक किसी भी व्यक्ति को इनकम टैक्स पे नहीं करना होता है, लेकिन उस सीमा से अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, कंपनी कोई भी हो, उस सीमा से अगर अधिक जाएगी तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल है, 5 लाख तक कोई कर नहीं लगता है, अर्थात जिसकी सालाना आय 5 लाख तक है उसे कर नहीं देना है, और जिसकी आय 5 लाख से अधिक है वह करदाता बन जाता है, अर्थात उसे कर देना होता है आयकर दाखिल करके। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक एग्जाम्पल है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 लाख तक वह कर मुक्त आय है, वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं टैक्स फ्री है वहाँ तक, उस सीमा तक। उसके बाद से अगर कोई व्यक्ति बाहर जाएगा यानी 5 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा कमाएगा तो उसे निर्धारित जो भी दर हैं उसके अनुसार टैक्स लग जाएंगे, उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आयकर की विशेषता की, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इसमें कुछ 10 पॉइंट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं तो हमें समझ में आएगा कि आयकर क्या होता है और आयकर की विशेषता क्या होती है। जिसमें पहला है आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, यानी यह कर प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है, और इसके अलावा जो भी जीएसटी है वह एक अप्रत्यक्ष कर है। दूसरा, आयकर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आयकर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही लगाया जाता है, न कि राज्य गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा, आयकर आय पर
लगने वाला कर है। यानी आयकर हमेशा का हमेशा आय पर ही लगता है, न कि किसी वस्तुओं पर और न ही सेवाओं पर। चौथा, आयकर प्रत्येक करदाता को देना होता है। जो भी व्यक्ति इस स्लैब में आ जाता है, मतलब जिसे भी करदाता मान लिया जाता है, जो भी व्यक्ति है, जो भी कर मुक्त आय से ऊपर होगा उसे टैक्स पे करना पड़ता है, आयकर देना होता है। पांचवा, आयकर की गणना निर्धारण वर्ष में निर्धारित दरों पर की जाती है। यानी जो भी निर्धारण वर्ष है उस वर्ष में आयकर की गणना जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा जो भी टैक्स रेट बताया जाता है उसी टैक्स रेट के अनुसार आयकर लगाया जाता है और उस व्यक्ति को, उस संस्था को आयकर पे करना पड़ता है। छठवां, आयकर की गणना पिछले वर्ष की आय पर की जाती है। यानी जो भी आय पिछले वर्ष कमाया गया है उस आय पर इस वर्ष यानी वर्तमान समय में क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है असेसमेंट ईयर में। सातवां, आयकर बढ़ती हुई दर से विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर लगाई जाती है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी आय कम है तो उसे कम टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी आय बहुत ज़्यादा है उसे बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक शेष वगैरह लगता है तो उसको मान करके अधिकतम आय जिसका करोड़ों में होता है उसे लगभग अपनी पूरी आय का 40 से 42% तक टैक्स पे करना पड़ता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जितनी आय बढ़ती जाएगी उतना उतना टैक्स पे करना पड़ेगा, उतना उतना आयकर देना पड़ेगा। आठवां, आयकर दाखिल करना ऐच्छिक है। यानी इनकम टैक्स फाइल करना यहाँ पर जो भी व्यक्ति है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, जब तक वह आयकर मुक्त सीमा के अंदर है तब तक। जब वह आयकर मुक्त सीमा के बाहर जाएगा, वह करदाता बन जाएगा, तब तो उसे इनकम टैक्स फाइल करके इनकम टैक्स पे करना ही पड़ेगा, यानी आयकर भरना पड़ेगा। नौवां, कर मुक्त सीमा के अनुसार आयकर देना होता है। जो भी मैंने बताया कि एक सीमा होती है, उस सीमा के बाहर जाने पर टैक्स पे करना पड़ता है, वही बात है। 10वां, आयकर की दृष्टि से आय को विभिन्न खंडों यानी स्लैब में बांटा जाता है। इस तरीके से आयकर की गणना की जाती है। तो जानते हैं कि वित्त अधिनियम क्या होता है, यानी फाइनेंस एक्ट क्या होता है। भारत में आयकर कैसे लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, ये सारे के सारे प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित हैं। आयकर के इन सभी प्रावधानों के साथ साथ अन्य सभी प्रावधानों को देश में सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के लगाने के लिए वित्त अधिनियम की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि किस तरीके से टैक्स लगेगा, किस पर लगेगा, कब लगेगा, यह सारी की सारी बातें इनकम टैक्स एक्ट यानी आयकर अधिनियम में कही गई हैं। और उसके साथ साथ जो भी आयकर लगेगा उस आयकर को लगाने के लिए कौन से रूल्स होते हैं, कौन से रेगुलेशंस होते हैं, वे सारे के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए जब गवर्नमेंट आयकर लगाती है तो उसमें कोई भी बाधा न हो, उन सभी बाधाओं से निपटने के लिए और उन सारे प्रावधानों को जो इनकम टैक्स में यानी आयकर अधिनियम में दिए गए हैं उनको सही तरीके से एप्लीकेबल करने के लिए फाइनेंस एक्ट यानी वित्त अधिनियम की आवश्यकता होती है। तो ये जरूरत है वित्त अधिनियम की। अब हम लोग आगे देखते हैं। हर साल 1 फरवरी को केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा भारतीय संसद में एक विधेयक यानी बिल प्रस्तुत किया जाता है। यानी हर साल, प्रत्येक साल जो भी भारतीय सरकार का यानी केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्री होता है वह भारतीय संसद में एक बिल प्रस्तुत करता है, एक विधेयक प्रस्तुत करता है, जिसे वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल कहा जाता है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत होने के साथ साथ दोनों सदनों में पारित हो जाने पर तथा माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वीकृति मिल जाने पर वित्त अधिनियम बन जाता है। यानी जब यह बिल संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है
और उसके बाद से दोनों सदनों के सांसदों के द्वारा यह बिल पारित हो जाता है और पारित होने के बाद से जब उस बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, तब वही बिल बन जाता है वित्त अधिनियम। तो ये वित्त अधिनियम के बनने की कहानी है और वित्त अधिनियम हर साल बनाया जाता है। इस अधिनियम की खास बात यह है कि इसको प्रत्येक वर्ष पारित किया जाता है। इस अधिनियम में प्रत्येक वर्ष संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए आयकर की दरों का समुचित उल्लेख होता है। यानी जब यह विधेयक पारित होता है तो इस विधेयक में यह लिखा होता है कि जो भी टैक्स हम लोग प्रीवियस ईयर के इनकम पे लगाने वाले हैं, यानी पिछले साल जो इनकम लोगों ने किया है उस पर जो भी टैक्स लगाने वाले हैं, तो उन पर कौन कौन से दर से टैक्स लगेगा, ये सारी की सारी बातें उसमें उल्लेखित होती हैं या फिर दी होती हैं। इसी अधिनियम के आधार पर आयकर अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी किए जाते हैं। यानी जो भी यह अधिनियम होता है इसी के आधार पर आयकर अधिनियम में संशोधन किया जाता है। यदि किसी वर्ष वित्त अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया जाता है तो पूर्व वर्ष के वित्त अधिनियम के संशोधन लागू हो जाते हैं। यानी किसी साल में अगर किसी वित्त अधिनियम में पिछले साल के वित्त अधिनियम के मुकाबले कोई भी संशोधन नहीं है तो उस तरीके से जो भी पिछले साल का संशोधन होगा तो उसी को भी इस साल का संशोधन मान लिया जाता है। तो आकस्मिक आय का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ कैजुअल इनकम। आकस्मिक आय से तात्पर्य ऐसी प्राप्तियों से है जो आकस्मिक तथा गैर आवर्ती प्रकृति की हैं। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आकस्मिक आय का मतलब यह है कि ऐसी प्राप्तियां, ऐसे धन हमको मिल रहे हैं जो कि आकस्मिक हैं, जिसकी पहले से अनुमान नहीं की गई है और यह गैर आवर्ती प्रकृति के हैं। गैर आवर्ती का मतलब होता है कि बार बार नहीं प्राप्त होने वाली हैं, अर्थात ऐसी प्राप्तियां जो बिना किसी पूर्वानुमान के प्राप्त होती हैं, यह आय हमेशा प्राप्त नहीं होती हैं। तो यह बात कही गई है आकस्मिक आय के संदर्भ में। यह अर्थ है आकस्मिक आय का। अब हम लोग आकस्मिक आय के उदाहरणों को समझ लेते हैं, जिसमें पहला है करदाता द्वारा लॉटरी की जीत से प्राप्त आय। जो करदाता है उसने लॉटरी जीती हुई है, उससे जो इनकम प्राप्त होता है उससे जो इनकम प्राप्त होता है उसको आकस्मिक आय कहा जाएगा। दूसरा, घुड़दौड़ या अन्य किसी दौड़ के जीतने से प्राप्त आय। तो ये बातें भी समझनी चाहिए। घुड़दौड़ और अन्य किसी दौड़ से प्राप्त जो आय होता है वह आकस्मिक आय होता है। तीसरा, वर्ग पहेली, ताश के खेल, शर्त अथवा किसी भी प्रकृति के जुए में जीती हुई धनराशि। तो यह किसी भी प्रकृति के जुए से जीती हुई धनराशि आकस्मिक आय कहलाती है, क्योंकि जब व्यक्ति जुआ खेलने जाता है तो उसको मालूम नहीं होता है कि वह 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जीत लेगा और उसे यह भी नहीं मालूम होता है कि वह हार भी जाएगा। तो ये दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। चौथा, कोई धन या कीमती वस्तु मिलने से आय। अगर कोई धन आपको मिल जाता है रास्ते में चलते चलते या फिर कहीं आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कोई धन मिल जाता है तो आपको उस धन से जो आय प्राप्त होगा वह आकस्मिक आय कहा जाएगा। पांचवा, किसी विवाद में बिना किसी पूर्व प्रावधानों के पंच बनने का पारिश्रमिक प्राप्त करना। कोई विवाद है, वहां पर आपको पंच बनाया गया है, फैसला करने के लिए रखा गया है, उससे जो आपको आय प्राप्त होगा वह इनकम टैक्स में आकस्मिक आय यानी कैजुअल इनकम माना जाता है। छठवां, घोषित इनाम की राशि की प्राप्ति से आय। अगर किसी भी व्यक्ति पर या फिर कहीं भी घोषित इनाम की राशि है वह आपको मिलती है तो वह आकस्मिक आय की सूची में आएगी। अब सातवां है टिकट व सिक्के एवं बागवानी से प्राप्त इनाम। तो टिकट, सिक्के और बागवानी से प्राप्त इनाम भी आकस्मिक आय की सूची में आते हैं। अब आकस्मिक आय के लक्षण को समझ लेते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैजुअल इनकम, जिसमें पहला है
आकस्मिक आय की प्राप्ति का स्रोत निश्चित नहीं होता है, यानी इसमें इसकी प्राप्ति का स्रोत निश्चित होता ही नहीं है। दूसरा, यह प्राप्ति अचानक, भाग्यवश, अनिश्चित समय पर बिना किसी पूर्व आशा के होती है। तो इस तरीके से इस आकस्मिक आय की प्राप्तियां होती हैं। तीसरा, आकस्मिक आय के प्राप्त होने का पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को यह नहीं मालूम होता है कि उसे आकस्मिक आय प्राप्त होने वाली है और वह पहले से अनुमान भी नहीं लगाता है। चौथा, आकस्मिक आय की सारी रकम कर योग्य होती है और जो आकस्मिक आय से जितनी भी इनकम प्राप्त होती है, जितनी भी आय होती है, उस पर टैक्स लगता है। यह बात समझनी चाहिए सभी को। पांचवा, आकस्मिक आय बार बार नहीं होती, कैजुअल इनकम बार बार नहीं होती, ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कैजुअल इनकम एक बार हुई फिर से हो गई तो वह भाग्यवश हो रही है, और यह इनकम बार बार हो रही है तो उस पर इनकम टैक्स की कार्रवाई भी हो सकती है कि वह इनकम बार बार क्यों हो रही है, उसे उसकी सफाई देनी पड़ेगी। हम बात करते हैं कौन कौन से आय आकस्मिक आय नहीं होते हैं, जिसमें पहला है कर योग्य पूंजी लाभ या व्यवसाय अथवा पेशे से कमाई गई आय। तो इस तरीके से पूंजी, व्यवसाय और पेशे से कमाई गई आय कर योग्य आय होती है, लेकिन आकस्मिक आय नहीं होती है। दूसरा, वेतनभोगी कर्मचारी के पारिश्रमिक में शामिल होने वाली प्राप्तियां। अगर कोई वेतन भोगी कर्मचारी है, कोई कर्मचारी है, उससे जो पारिश्रमिक के रूप में प्राप्तियां प्राप्त हो रही हैं, उसके ऊपर भी आकस्मिक आय नहीं कहा जाता कि वह आकस्मिक आय है। जैसे बोनस, अनुलाभ, ग्रेच्युटी जो मिलता है, उसको आकस्मिक आय नहीं कहा जाता है, क्योंकि वह कर्मचारी के पारिश्रमिक स्वरूप प्राप्त होती हैं। तीसरा, स्वेच्छा से दी हुई बख्शीश या इनाम। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं होटल में या फिर कहीं रेस्टोरेंट में या फिर कहीं पे भी जाता है, किसी को बख्शीश दे देता है, किसी को इनाम देता है, उसको हम लोग कैजुअल इनकम नहीं मानते हैं। चौथा, किसी अनुबंध के अंतर्गत चुकाई गई रकम। कोई अनुबंध हुआ है दो व्यक्तियों के बीच में और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा दे रहा है अनुबंध के बदले, तो उसको कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि वो आकस्मिक आय है। जैसे पति द्वारा पत्नी को अलग रहने के अनुबंध के अंतर्गत भुगतान की गई रकम, तो ये उदाहरण है। अब हम लोग अंतिम समझ लेते हैं इसमें। पांचवा है व्यक्तिगत भेंट, जैसे जन्म दिवस पर प्राप्त भेंट। यदि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म दिवस पर या फिर किसी भी कपल्स के उस शादी पर, तो इस तरह की जो प्राप्तियां होती हैं उसे आकस्मिक आय की सूची में नहीं रखा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि सकल कुल आय यानी ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती है। यहाँ पे कहा गया है कि विभिन्न व्यक्तियों को या फिर विभिन्न संस्थाओं को भिन्न भिन्न तरह से भिन्न भिन्न स्रोतों से इनकम प्राप्त होता है। अब इसका मतलब ये आता है कि यदि हम हैं, हमारे सीनियर कोई और हैं, या फिर कोई और टीचर्स हैं, कोई आर्मी ऑफिसर है, या फिर कोई और बिजनेस करने वाला पर्सन है, या फिर कोई मकान का संपत्ति बेचता है, तो इन सब से क्या होता है, अलग अलग आय होता है। कोई कंपनी है तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है। इन सभी को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग स्रोतों से आय प्राप्त होती है। उन आय के स्रोतों को आयकर की भाषा में आय के शीर्ष भी कहा जाता है। और जो ये आय के स्रोत होते हैं, जहां से हमें आय प्राप्त होती है, उन्हें आयकर की भाषा में आय के शीर्ष कहा जाता है। यदि आय के शीर्षों की बात की जाए तो कुल 5 आय के शीर्ष होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? पहला है वेतन से आय, दूसरा है मकान संपत्ति से आय, तीसरा है व्यापार अथवा पेशे से आय, चौथा है पूंजी लाभ से आय, पांचवा है अन्य स्रोतों से आय। तो ये 5 तरह के आय प्राप्त होते हैं विभिन्न व्यक्तियों को, विभिन्न संस्थाओं को भिन्न भिन्न समयों पर। जब किसी संस्था या व्यक्ति के आयों की गणना की जाती है
तो उपयुक्त सभी शीर्षकों के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब किसी संस्था या व्यक्ति के आय की गणना की जाती है तो अभी हमने जितने भी 5 आय के स्रोत पढ़े हैं उन्हीं के आधार पर आयकर की गणना की जाती है। इनको सम्मिलित किया जाता है आयकर की गणना करते समय। जब कर योग्य आय की गणना भली भांति कर ली जाती है तो सभी आयों का योग किया जाता है या इनको जोड़ा जाता है। जब हम लोग देख लेते हैं कि इनकम से कितना आय मिलने वाला है, मकान संपत्ति से कितना आय मिलने वाला है, व्यापार और पेशे से कितना आय मिलने वाला है, पूंजी लाभ से कितना आय और अन्य स्रोतों से कितना आय मिलने वाला है, सबका हम लोग निर्धारण कर लेते हैं। तब हम इन सबको जोड़ देते हैं। आय के इसी योग या जोड़ को ही सकल कुल आय कहा जाता है और जो आय का यही जोड़ होता है इसी को सकल कुल आय कहा जाता है। ये बात हमें समझना चाहिए। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि सकल कुल आय क्या होता है। अब इसके लिए एक उदाहरण को भी समझ लेते हैं जिसमें सकल कुल आय की बात की गई है। सकल कुल आय का उदाहरण जिसमें 5 मदों से या फिर 5 स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है उसकी बात यहाँ पे दिखाई गई है, कही गई है। पहला, वेतन से आय 2 लाख रुपए, मकान संपत्ति से आय 3 लाख रुपए, व्यापार अथवा पेशे से आय 1 लाख रुपए, पूंजी लाभ से आय 3 लाख रुपए और अन्य स्रोतों से आय 2 लाख रुपए। तो ये सारे के सारे आय हैं जिनसे जितना आय मिल रहा है सबको एक जगह कर दिया गया है। अब इनको जोड़ दिया गया है यानी टोटल कर दिया गया है इनका। तो यहाँ पर 11 लाख रुपए आए हुए हैं। इसी को सकल कुल आय कहा जाता है। यानी यही सकल कुल आय होता है कि सभी शीर्ष के आयों को जोड़ा जाता है तो उसका योग ही सकल कुल आय कहा जाता है। इसमें आगे कहा गया है कि इस सकल कुल आय की विशेषता यह है कि इसमें से आयकर अधिनियम की धारा 80C से लेकर 80U तक की कटौतियां नहीं की गई होती हैं। यानी यह कटौतियां होती हैं जिसके आधार पर लोगों को कुछ छूट मिलता है। तो इन धाराओं के अंतर्गत जो कटौतियां आती हैं वे नहीं की गई होती हैं सकल कुल आय में। यदि किसी करदाता की आय सभी शीर्षकों से नहीं आती है यानी 5 शीर्षकों से नहीं आती है किसी भी करदाता की आय बल्कि कुछ शीर्षकों से ही आती है तो उसी को सकल कुल आय मान लिया जाता है। और कहा जा रहा है कि कुछ ही शीर्षकों से आती है या फिर वेतन से या मकान संपत्ति से या फिर केवल वेतन से ही आती है तो उसी को ही सकल कुल आय मान लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कुल आय यानी टोटल इनकम की। कुल आय सकल कुल आय में से आयकर अधिनियम की धारा 80C से 80U तक की कटौतियों को घटाने के उपरांत प्राप्त होता है। कुल आय ऐसे प्राप्त होता है कि जो सकल कुल आय होता है उसमें से जब धारा 80C से लेकर के 80U तक की सारी कटौतियां माइनस कर दी जाती हैं, घटा दी जाती हैं, तो जो आय प्राप्त होता है वही कुल आय कहलाता है। यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी संस्था या व्यक्ति की कुल आय की गणना की जाती है तो सबसे पहले उसके आय के सभी शीर्षों के हिसाब से सकल कुल आय की गणना की जाती है। यानी कुल आय की गणना करने के लिए पहले सभी शीर्षकों के आधार पर सकल कुल आय की गणना करनी पड़ेगी। जब सकल कुल आय की गणना कर ली जाती है तो उसमें से धारा 80C से लेकर के 80U तक की कटौतियों को घटा दिया जाता है। और यहाँ पे कहा गया है कि जब सकल कुल आय की गणना कर ली जाती है तो उसमें से माइनस कर दिया जाता है धारा 80C से धारा 80U तक की सारी कटौतियों को। इन धाराओं के अंतर्गत कटौतियों के बाद आयकर के लिए जो राशि बचती है उसे कुल आय कहा जाता है। और जब कटौतियां माइनस कर दी जाती हैं तो शेष में जो आय बचता है, जो राशि बचती है आयकर के लिए, उसे ही कुल आय कहा जाता है। यहाँ पे ये बातें समझाई गई हैं। आगे कहा गया है कि आयकर की गणना
इसी आय यानी कुल आय पर की जाती है। और जब इनकम टैक्स पे करना होता है, किसको कितना इनकम टैक्स पे करना है, तो इसी कुल आय पर इनकम टैक्स पे की जाती है, न कि सकल कुल आय पर। आयकर के लिए कुल आय को धारा 288 ए के अनुसार 10 रुपए के निकटतम गणक यानी इन मल्टीपल ऑफ 10 तक पूर्ण यानी राउंड अप किया जाएगा। यानी जब कभी भी किसी भी व्यक्ति या संस्था का इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा तो वहां पर 10 रुपए तक राउंड अप किया जाएगा। अब हम लोग कुल आय के उदाहरण को समझ लेते हैं। कुल आय का उदाहरण, जिसमें वेतन से आय 2 लाख रुपए, मकान संपत्ति से आय 3 लाख रुपए, व्यापार अथवा पेशे से आय 1 लाख रुपए, पूंजी लाभ से आय 3 लाख रुपए और अन्य स्रोतों से आय 2 लाख रुपए हैं। इनका टोटल जब निकाला गया है तो यह सकल कुल आय कहा जाता है। आपको मैंने पहले ही बताया है, जो यहाँ पर 11 लाख रुपए दिखाई दे रहे हैं। अब सकल कुल आय में से धारा 80C से लेकर के धारा 80U तक की कटौतियां की गई हैं, जो 2 लाख रुपए मानी गई हैं। उसके बाद से जो टोटल आया हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, वही कुल आय यहाँ पर कहा गया है, जो 9 लाख रुपए है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि सकल कुल आय में से जब धारा 80C से लेकर के धारा 80U तक की सारी कटौतियां कर ली जाती हैं, तो जो शेष राशि बचता है उसी को कुल आय कहा जाता है। इसमें हम लोग कुछ आधारों पर इन सारी की सारी बातों को समझेंगे, यानी इन दोनों के बीच के अंतर को समझेंगे। पहला है अर्थ, यानी अर्थ क्या होता है दोनों का। सकल कुल आय आय के विभिन्न शीर्षकों का योग होता है। यानी जो सकल कुल आय है वह आय के विभिन्न शीर्षकों या स्रोतों का योग होता है। और वे स्रोत कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं। इसमें पहला है वेतन से आय, दूसरा है मकान संपत्ति से आय, तीसरा है व्यापार अथवा पेशे से आय, चौथा है पूंजी लाभ से आय और 5वां है अन्य साधनों से स्रोतों से आय। तो ये 5 स्रोतों से जो भी आय प्राप्त होते हैं उनको जब जोड़ दिया जाता है तो उसका योग ही सकल कुल आय कहलाता है। जबकि सकल कुल आय में से धारा 80C से लेकर धारा 80U के अंतर्गत वर्णित कटौतियों को घटाने के बाद जो आय प्राप्त होता है वह कुल आय कहलाता है। यानी कुल आय निकालने के लिए जब कभी भी सकल आय निकल जाता है, यानी कुल आय निकालने के लिए सकल कुल आय में से धारा 80C से लेकर के धारा 80U तक की सभी कटौतियों को माइनस किया जाता है, तब कुल आय की गणना की जाती है, तब कुल आय प्राप्त होता है। दूसरा, आयकर की गणना। सकल आय पर आयकर की गणना नहीं की जाती है। कोई व्यक्ति कितना टैक्स पे करेगा इस बात का पता सकल कुल आय पर नहीं चलता है। यानी सकल कुल आय पर किसी भी तरीके से आयकर की गणना नहीं की जा सकती, जबकि कुल आय पर ही आयकर की दरों के अनुसार कर की गणना की जाती है। और यहाँ पे कहा गया है कि कुल आय जब निकल जाता है तो उस पर ही हमेशा कर की गणना की जाती है कि इस व्यक्ति को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तीसरा, धारा 80 की कटौतियां। सकल कुल आय की गणना धारा 80 की कटौतियों को घटाने से पूर्व की जाती है। यानी जब कभी भी सकल कुल आय की गणना की जाएगी तो उसमें धारा 80 की कटौतियां नहीं की जाती हैं, जबकि कुल आय की गणना धारा 80 की कटौतियां घटाने के बाद की जाती हैं। और ये बात कहा जा रहा है कि कुल आय की गणना के लिए धारा 80 की कटौतियां करनी ही पड़ती हैं। चौथा, दोनों आयों का बराबर होना। सकल कुल आय से अधिक अथवा बराबर हो सकती है। जो सकल कुल आय होती है हमेशा कुल आय से अधिक हो सकती है या बराबर हो सकती है। अधिक कैसे हो सकती है? क्योंकि उसमें से 80C से लेकर के 80U तक की कटौतियां करनी होती हैं। अब बराबर कैसे होगी? यदि 80C से लेकर के 80U तक की कटौतियां करनी ही ना हो तो सकल कुल आय हमेशा कुल आय के बराबर होती है। आगे कहा जा रहा है जबकि कुल आय सकल आय के बराबर या उससे कम हो सकती है। वही बात कहा गया है कि जब सकल कुल आय में से
धारा 80C से लेकर के 80U तक की कटौतियां कर दी जाएंगी तो कुल आय हमेशा सकल कुल आय से कम हो जाएगा, और कटौतियां नहीं की जाएंगी तो वह उसके बराबर रहेगा। और इसमें अंतिम अंतर जो है वह यह है कि आय को पूर्ण करना। सकल कुल आय को 10 रुपए के निकटतम गुणक तक पूर्ण नहीं किया जाता, यानी राउंड ऑफ नहीं किया जाता, और बल्कि कुल आय को 10 रुपए के निकटतम गुणक तक पूर्ण यानी राउंड ऑफ किया जाता है। तो ये बातें हैं, ये अंतर है दोनों यानी सकल कुल आय एवं कुल आय में। मेरे प्रिय साथियों, आपके मन में कोई भी प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि वे भी इनकम टैक्स को अच्छे से पढ़ें और एग्जाम में बढ़िया नंबर लेकर आएं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।